Hello students, welcome to my YouTube channel AM and AC classes। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री फर्स्ट लिया हमने, क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन से हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, सॉल्युबिलिटी। इसके पहले हमने जो बात किया था वो किस पर किया था, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पर बात किया था। अब ये उसके आगे का टॉपिक है। तो सॉल्यूशन में क्लासेस जो है रुकी हुई थी, तो आज ये सोचा गया कि संडे का दिन है, इस वजह से जो सॉल्यूशन में टॉपिक स्टॉप हो गया है, रुक गया है, उसके आगे का टॉपिक लिया जाए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक चली गई। तो दो चैप्टर 12th में एक साथ डील किया जा रहा है, पहला और दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री फर्स्ट से। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। बात करते हैं सॉल्युबिलिटी पर कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो सॉल्युबिलिटी है इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं, देन इस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं, इसको शुरू करते हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, उस सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहां पर एक क्वांटिटी फिक्स कर लीजिए सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए। जो आपने सॉल्वेंट लिया है उसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ले लीजिए। तो क्वांटिटी आप कितना लेंगे, 100 ग्राम लेंगे। तो यहां जो डेफिनेशन बनेगी सॉल्युबिलिटी की वो क्या होगी, वो ये होगी कि 100 ग्राम कितना, 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितने मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकती है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। किसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, सॉल्यूट की। कोई सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितना ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो सकता है, वही क्वांटिटी उस सॉल्यूट की उस सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। इसको लिख लेते हैं द मैक्सिमम, यहां मैक्स लिख दिया, आप मैक्सिमम समझ जाना। द मैक्सिमम amount of solute that can be dissolved in 100 gram of given solvent at a particular temperature and pressure। टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ गिवन सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर को हम, टेम्परेचर एंड प्रेशर को पर्टिकुलर क्यों रखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है ये सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी भी कई टाइप की होती है, अभी हम देखेंगे उसको। जो कई टाइप की है उसमें कई टाइप के आपको नहीं पढ़ना है। जितने भी टाइप की सॉल्युबिलिटी है उन सभी में से आपको केवल 2 टाइप की सॉल्युबिलिटी पढ़ना है। एक सॉल्युबिलिटी आपको पढ़ना है सॉलिड टू लिक्विड सॉल्युबिलिटी, और दूसरी सॉल्युबिलिटी आपको पढ़ना है गैस टू लिक्विड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो आपको यहां पर 2 तरह की सॉल्युबिलिटी पढ़नी है। ये जो टेम्परेचर एंड प्रेशर में लिख रखा है ये एक तरह से अफेक्टिंग फैक्टर हो गया। अभी इसको हम देखेंगे कि सॉलिड टू लिक्विड सॉल्युबिलिटी पर इन दोनों का किस तरह से इफेक्ट आता है, और गैस टू लिक्विड सॉल्युबिलिटी पर इन दोनों का किस तरह से इफेक्ट आता है, अलग अलग देखेंगे इसको। ठीक है, फिलहाल ये डेफिनेशन हुई जो नॉर्मल डेफिनेशन है सभी के लिए,
हमने यहाँ टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों लिख रखा है, लेकिन दोनों बातें एक साथ कई बार नहीं आती है, ध्यान रखिएगा, और कई बार आती भी है। मतलब कई बार ये सॉल्वेबिलिटी को दोनों इफेक्ट करते हैं और कई बार ये दोनों इफेक्ट नहीं करते। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की सॉल्वेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो अभी इसको हम देखते हैं, नोट करते हैं। अच्छा, तो यहां पर सॉल्वेबिलिटी जो है दो टाइप की होती है स्टूडेंट्स। एक होती है सॉलिड टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी, सॉलिड टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी, और दूसरी जो है दैट इज गैस टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी। ये दो तरह की सॉल्वेबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो अगर यहां पर हम सॉल्वेबिलिटी की बात करें तो सॉल्वेबिलिटी दो तरह की आपको पढ़ना है, दो तरह की सॉल्वेबिलिटी आपको पढ़ना है। वैसे होती कई टाइप की है, लेकिन सभी टाइप की सॉल्वेबिलिटी आपको नहीं पढ़ना है। उन सभी टाइप में से केवल ये दो पढ़नी जो आपके सिलेबस में है, तो इन्हीं को लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सॉलिड टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी की। ये क्या होती है सॉलिड टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी, जरा इसको समझिए। अच्छा, हमने यहां पर जो एक डेफिनेशन लिखा है सॉल्वेबिलिटी की, इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए, तो आप जो दो टाइप के लिखे थे सॉल्वेबिलिटी पढ़ने के लिए, उसको आप और आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो देखते हैं कि एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आपने NaCl ले लिया, आपने NaCl ले लिया और साथ में आपने एक सॉल्वेंट लिया दैट इज वाटर। NaCl वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। इसको इसे मिला करके क्या बनाया जा रहा है सॉल्यूशन। हमने NaCl को वाटर में मिला करके एक मिक्सचर प्रिपेयर किया जो होमोजेनस मिक्सचर है, उसको हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर हमने कहा था क्वांटिटी फिक्स करने के लिए, आपको इसमें लिखा है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना है मालूम नहीं, ये तो कैलकुलेट करने पर पता चलेगा। ये आपका सॉल्यूट हो गया और ये हो गया सॉल्वेंट, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट कितना है क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, तो आप इसको समझिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व, जो डिसॉल्व हो सकता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, दैट कैन बी डिसॉल्व 100 ग्राम सॉल्वेंट। तो जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, इसका मैक्सिमम अमाउंट, वही मैक्सिमम अमाउंट जो है इस सॉल्यूट की सॉल्वेबिलिटी कहलाएगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। तो अब देखते हैं जो सॉल्वेबिलिटी है दो टाइप की थी, एक सॉलिड टू लिक्विड और दूसरी गैस टू लिक्विड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी की। इसको हम इरेज करते हैं यहां से। सॉलिड टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी, जो पहला आता है दैट इज सॉलिड टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी, सॉलिड टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। तो यहां पर हम सॉलिड का नाम लेंगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व, दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ suitable solvent at a particular temperature। यहां सिर्फ टेम्परेचर कहेंगे, हमने प्रेशर का नाम नहीं लिया, कारण है क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी पर नहीं आता, बहुत कम आता है, जितना भी आता है बहुत कम, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हम यहां पर यही कहेंगे कि प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी पर नहीं आता, लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट आता है। क्यों नहीं आता, अभी इसको हम आगे बात कर रहे हैं। हमारे ख्याल से डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। तो यहां अभी हमने जो एक एग्जांपल दिया था NaCl प्लस वाटर, वो इसी का एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि उसमें वाटर आपका लिक्विड स्टेट में है और NaCl किस स्टेट में है सॉलिड स्टेट में है। तो एग्जांपल से इसको समझते हैं। NaCl प्लस वाटर
हमने फिर वही एग्जांपल ले लिया ताकि आपको समझ में आए। और यहां पर क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। तो इसकी जितनी मैक्सिमम अमाउंट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसके 100 ग्राम में डिसॉल्व हो जाएगा, मींस इस सॉल्वेंट के 100 ग्राम में इसका जितना मैक्सिमम अमाउंट, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है, वही इसकी सॉल्वेबिलिटी कहलाएगी। बिकॉज इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ये हो गया सॉलिड टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी। तो सॉलिड टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी, ठीक है, ओके। अब यहां पर हम बात करेंगे अफेक्टिंग फैक्टर्स की सॉलिड टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी में। तो अफेक्टिंग फैक्टर्स, अफेक्टिंग फैक्टर्स, अफेक्टिंग फैक्टर्स पे हम बात कर रहे थे। तो अफेक्टिंग फैक्टर्स जो है इसमें कौन कौन सा होगा, दो अफेक्टिंग फैक्टर्स की बात करेंगे, एक टेम्परेचर की बात करेंगे और दूसरा प्रेशर की बात करेंगे। तो पहले हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर, देखिए स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए, टेम्परेचर का इफेक्ट चेक करने के लिए इसकी सॉल्वेबिलिटी पर हमें यह देखना होगा कि जो ये रिएक्शन हो रही है, जो ये प्रोसेस हो रहा है डिसॉल्व होने वाला, ये एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। यदि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्वेबिलिटी इंक्रीज होगी, यानी सॉल्वेबिलिटी में जो चेंज आएगा वो टेम्परेचर चेंज के फेवर में होगा। और यदि ये प्रोसेस कैसा हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ, एक्सोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट इलिमिनेट होती है, निकलती है, और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, बाहर से अंदर जो है उसको लिया जाता है। तो एक्सोथर्मिक होने पर क्या होता है कि हीट निकलती है, हीट रेडिएट होती है। जब रेडिएशन होगा हीट का, तो ऐसे में यदि आप टेम्परेचर सप्लाई करेंगे, इसको टेम्परेचर देंगे, मतलब इसको हीट करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, इसकी सॉल्वेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली हमें टेम्परेचर का इफेक्ट चेक करने के लिए यह देखना होगा कि प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। तो यहां पर दो बातें आती हैं। एक बात आती है स्टूडेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन की, एंडोथर्मिक, और दूसरा पॉइंट जो आता है दैट इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक यदि हम बात करें तो यहां पर टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज कर देंगे तो जो सॉल्वेबिलिटी होगी वो क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। यदि हम डिक्रीज करेंगे तो भी डिक्रीज हो जाएगी। और यहां पर उल्टा रिलेशन होगा, यदि हम टेम्परेचर यहां इंक्रीज करेंगे तो जो सॉल्वेबिलिटी है स्टूडेंट्स, ये क्या होगी, ये आपकी डिक्रीज हो जाएगी। जो सॉल्वेबिलिटी है क्या होगी, सॉल्वेबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी। ओके, ये डिक्रीज होगी। तो आपने देखा यदि प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर के फेवर में है सॉल्वेबिलिटी, और यदि एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर के फेवर में नहीं है, उसके रिवर्स डायरेक्शन में है। ठीक है ना, टेम्परेचर के फेवर में कहां है, रिवर्स डायरेक्शन में है। ठीक, तो ये बात हमारे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। ओके, इसके आगे देखते हैं पॉइंट्स। अब इसमें जो दूसरा अफेक्टिंग फैक्टर आता है दैट इज प्रेशर। प्रेशर को यदि हम देखें तो हम कहेंगे कि नो इफेक्ट। अभी हमने कहा था कुछ देर पहले, इसका कोई इफेक्ट नहीं आता सॉलिड टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी पर। कारण क्या है, मींस रीजन क्या है उसका, तो रीजन इसका ये है कि यदि हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो यहां पर ये जो सॉल्यूट है किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है सॉल्वेंट। तो यहां पर सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो, सॉलिड एंड लिक्विड इन दोनों पर यदि आप प्रेशर
बढ़ाएंगे तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, ये कंप्रेस नहीं होंगे। सॉलिड तो बिल्कुल कंप्रेस नहीं होगा, लिक्विड थोड़ी बहुत होगा लेकिन बहुत ही कम होगा, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इतना कम होता है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसकी बात नहीं करते। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि हम कहेंगे द प्रेशर, there is no effect of pressure on the solubility of solid to liquid solvent. It is because both solid and liquids are highly incompressible. बात समझ रहे हैं ना? हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड टू लिक्विड सॉल्युबिलिटी पर बिल्कुल नहीं आता, कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि यहां जो दोनों है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों ही हाईली इनकंप्रेसिबल हैं। जब कंप्रेस नहीं होंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्रेशर क्या कर सकता है? कंप्रेस कर सकता है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ओके, तो ये था सॉलिड टू लिक्विड सॉल्युबिलिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है गैस टू लिक्विड सॉल्युबिलिटी, जो कि आपके सिलेबस की बात है। गैस टू लिक्विड सॉल्युबिलिटी, गैस टू लिक्विड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। गैस टू लिक्विड सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जिस तरह से आपने अभी कुछ देर पहले दिया था सॉलिड टू लिक्विड की, उसी तरह इसकी भी होगी। तो आप कहेंगे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। लेकिन यहां हमने कुछ फिक्स नहीं किया, यहां पर हम दोनों बातें फिक्स करेंगे, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फिर से एक बार सुनिएगा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहां दोनों बातें आएंगी क्योंकि दोनों इफेक्ट करते हैं, इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। ओके, जैसे यहां पर हमने NH3 ले लिया, NH3 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसका मैक्सिमम अमाउंट जो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है सॉल्यूशन बनाते टाइम, वही इस गैस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है ना। अब यहां पर हम बात करेंगे अफेक्टिंग फैक्टर की। अफेक्टिंग फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर आते हैं? तो एक आपका आता है टेम्परेचर। पहले हम टेम्परेचर की बात कर ले रहे हैं, फिर हम प्रेशर की बात कर ले रहे हैं। पहले हम टेम्परेचर की बात करेंगे, फिर प्रेशर की बात करेंगे। अब यहां टेम्परेचर को लेकर के दो बातें, जैसे पीछे अभी कुछ देर पहले आपने देखा था। कौन सी दो बातें थी? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वाली बातें थी। तो उसी तरह से यहां भी दो तरह की बातें हैं, एंडोथर्मिक एंड एरोथर्मिक। तो एक पॉइंट हमारा आता है एंडोथर्मिक, और दूसरा पॉइंट आता है एक्सोथर्मिक, ठीक। हम यहां कह सकते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, वो चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों ही केस में इसका एक ही जैसा इफेक्ट आएगा। ये बात आप समझ सकते हैं इस तरह से, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं रैंडमली मूव करते हैं, इधर उधर ज्यादा भागते हैं। इस वजह से जब आप गैस के पार्टिकल्स को, जैसे मान लीजिए आपने यहां पर एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में आप क्या करेंगे, यहां पिस्टन लगा देंगे, यहां आपने पिस्टन लगा दिया इस तरीके से, और यहां इसको पुश करने के लिए इस तरीके से आपने बना दिया।
प्रेशर हम कहाँ लगा रहे हैं, नीचे की तरफ। पी फारा पे आप प्रेशर समझना, ठीक है। और यहां तक देखिए गैस जो वाटर है वो लेवल है, मतलब जो सॉल्वेंट है वो यहां तक है। यहां तक हमने सॉल्वेंट फिल कर दिया है स्टूडेंट, और ये गैस के पार्टिकल्स हैं। बात समझ रहे हैं आप, ये गैस के क्या है, पार्टिकल्स हैं। हमारा कहने का मतलब ये पिस्टन, अभी हम प्रेशर की बात नहीं करेंगे क्योंकि प्रेशर हमने कहा कि भी आगे बात करेंगे, यहां हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। यही डायग्राम प्रेशर के लिए भी काम आ जाएगा। तो खैर अभी पिस्टन को छोड़िए, आप देख रहे हैं गैस के पार्टिकल्स जब लिक्विड के सरफेस के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उसमें डिसॉल्व हो रहे हैं। ये पार्टिकल्स इसमें क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप, जब ये इसमें डिसॉल्व होंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, और 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी डिसॉल्व होगी इसकी, उसको हम सॉल्वेंटी कहेंगे। अब ये सॉल्वेंटी हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर का इसके सॉल्वेंटी पर क्या इफेक्ट आएगा। तो सिंपल सी बात है, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम जानते हैं कि गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं, तो वो इधर उधर ज्यादा भागेंगे, उनका मूवमेंट बढ़ जाएगा, और जब मूवमेंट बढ़ेगा तो उनकी रैंडमनेस बढ़ेगी। रैंडमनेस बढ़ेगी तो सॉल्वेंटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। बिकॉज आप यहां पर देख रहे हैं कि जब ये डिसॉल्व हो रहा है तो पार्टिकल काफी क्लोज आ रहे हैं और इसमें डिसॉल्व हो जा रहे हैं। तो डिसॉल्व होते टाइम जो गैस पार्टिकल्स हैं उनकी रैंडमनेस क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। रैंडमनेस उसकी कम हो रही है, मींस एंट्रोपी जो है उसकी कम हो रही है। एंट्रोपी मींस होता है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। तो यहां जो डिसऑर्डरनेस है या रैंडमनेस, उसका मतलब एक ही होता है। तो यहां डिसऑर्डरनेस कम होगी जब ये डिसॉल्व होगा। अब यदि हम टेम्परेचर सप्लाई कर दें, यहां नीचे से बर्नर लगा के इसको हीट करने लग जाएं, तो इसकी सरफेस हीट हो जाएगी लिक्विड की। तो यहां जो गैस के पार्टिकल्स होंगे उनमें भी हीट ट्रांसफर होगी, तो उनका मूवमेंट बढ़ेगा। जब उनका मूवमेंट बढ़ेगा तो ऐसे में हम कहेंगे इनकी रैंडमनेस बढ़ रही है, मींस इनकी डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है। मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस इज एंट्रोपी, मींस एंट्रोपी बढ़ रही है। जब एंट्रोपी बढ़ेगी तो सॉल्वेंटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो प्रोसेस चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों ही केस में इसका एक ही तरह असर आएगा। खैर यहां पर हम दो तरह के प्रोसेस की बात नहीं करेंगे, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। यहां सिर्फ हम सीधा सीधा मतलब ये रखेंगे कि अगर इसको हम हीट करेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, जब रैंडमनेस बढ़ेगी सॉल्वेंटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्वेंटी डिक्रीजेस। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, ये बात हो गई टेम्परेचर की। अब हम बात करेंगे प्रेशर की। अफेक्टिंग फैक्टर्स जो दूसरा वाला है दैट इज प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की बात यदि हम करेंगे तो ध्यान रखिए, जैसे हमने यहां पिस्टन लगा रखा है, इसको हम हीट नहीं दे रहे हैं, टेम्परेचर को हमने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तब हम प्रेशर का इफेक्ट देख पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो आप कोई टेम्परेचर कांस्टेंट कर दीजिए, कोई टेम्परेचर जो है फिक्स कर दीजिए, फिर उस पर आप पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करिए। जब आप नीचे की तरफ पुश करेंगे तो क्या होगा, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये क्लोज आएंगे। जब ये क्लोज आएंगे तो इनकी रैंडमनेस क्या होगी, कम हो जाएगी, डिसऑर्डरनेस कम होगी, मींस एंट्रोपी इनकी कम होगी। और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि एंट्रोपी जब कम होती है तो सॉल्वेंटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो प्रेस करने के बाद क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं क्लोज आएंगे और सरफेस के कांटेक्ट में ज्यादा आएंगे। किसके सरफेस के कांटेक्ट में, लिक्विड के सरफेस के कांटेक्ट में, और ये इसमें जल्दी जल्दी डिसॉल्व होने लग जाएंगे। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉल्वेंटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द सॉल्वेंटी इज इंक्रीजेस। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर जो सॉल्वेंटी होती है स्टूडेंट्स, वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्वेंटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इसी बात पर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया, और वर्क करके उसने अपनी एक इक्वेशन दी जिसको हम लोग कहते हैं हेनरीज लॉ। तो बेसिकली हम किसकी बात करने वाले हैं, यहाँ पे हेनरीज लॉ की बात करने वाले हैं। तो हेनरीज लॉ क्या होता है उसको देख लेते हैं, क्योंकि उस पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
तो आप जब हेनरीज लॉ जानेंगे तभी आप उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। हेनरीज लॉ, ठीक है ना, हेनरीज लॉ। हेनरी यहां पर साइंटिस्ट का नेम है, इसने अपना एक लॉ दिया। इसका लॉ क्या है तो लिख दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस partial pressure of gas is directly related, proportional लिख दो, रिलेटेड नहीं बल्कि proportional लिख दो, directly proportional to the solubility, to its solubility लिखिए, था नहीं its solubility, to its solubility। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो इक्वेशन बनेगी दैट इज P गैस, क्योंकि P गैस क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी मींस मोल फ्रैक्शन, xi हमने लिख दिया, और यहां P गैस आने करके आप Pi लिख दो। I यहां पर क्या है, गैस कंपोनेंट है, I इज द गैस कंपोनेंट, मतलब हम जिस गैस सॉल्यूट की बात कर रहे हैं उसको हमने I से दिखाया है यहां पे, इतना समझिए सिर्फ। तो Pi is directly proportional to the xi, xi is the mole fraction of that component I, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको हम और करके भी लिख सकते हैं, Pi इज इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शन हटाएंगे, प्रोपोर्शन की साइन को हटाएंगे तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, इक्वल, और इक्वल लगाते टाइम हम यहां पर एक कांस्टेंट लगाते हैं दैट इज kh इनटू xi, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस इक्वेशन में आप यहां लिख दो, वेयर Pi is the partial pressure of gas component I, partial pressure of gas component of gas component I, हमने यहां गैस को क्या मान रखा है, I मान रखा है। दूसरा इसमें क्या था, xi, तो xi इज द मोल फ्रैक्शन या फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन भी आप पहले पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे ऑफ आई, ठीक है ना, किसका, आई का, आई क्या है, गैस कंपोनेंट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है KH, तो KH जो है वो है स्टूडेंट्स हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, तो KH जो है आपका वो क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। तो ये था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस टू लिक्विड। तो अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ, जो हेनरीज लॉ लोगों ने पढ़ा है, इस पर हम अगली क्लास में बात करेंगे न्यूमेरिकल्स पर, कि हेनरीज लॉ पर किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, ओके। यदि वीडियो आपको पसंद आए, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे शेयर करिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि यदि आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो हमारी न्यू अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाएगी। ओके, इस क्लास में इतना ही। जय भारत।